तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी को ज्ञान सागर चैनल पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 3 मेजर पेपर का कंप्लीट नोट्स। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं। और कल मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया था, तो हिस्ट्री में क्या हुआ था ना कि साउंड नहीं आ रहा था। बाद में पता चला कि बोया का जो मेरा माइक है उसका बैटरी खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए, टेक्निकल इशू कभी कभी होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, आपके साथ नहीं होगा उम्मीद है। और यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4। ठीक है, और फुल मार्क्स कितना है तो 100, जिसमें से 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, 25 नंबर का इंटरनल होता है। आपको ये सब मालूम है। पढ़ना क्या है मेजर पेपर 4 में? तो मेजर पेपर 4 में जो पढ़ना है आपको, कॉन्टेम्प्ररी इंडिया, ठीक है, यानी कि वर्तमान भारत, और पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, कॉन्टेम्प्ररी इंडियन एंड पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि समकालीन भारत और राजनीतिक चिंतन, यानी कि वर्तमान जो भारत है हमारा, यहाँ पे कौन राजनीति के बारे में क्या सोचता है ये जानना है आपको। जिसमें स्वामी विवेकानंद की विचारधाराओं को जानना है आपको। इसके बाद तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, हिंद स्वराज उन्होंने एक नारा दिया था, उसके बारे में जानना है। फिर सावरकर, बी डी सावरकर ने हिंदुस्तान एंड हिंदू राष्ट्र के बारे में कुछ कहा था, ये जानना है। क्या है गांधी सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा, ठीक है, और उनके नजरिए को जानना है। एक राज्य को लेकर क्या क्या नजरिया है। एम एन रॉय, डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय के बारे में जानना है। कौन है मानवेंद्र नाथ रॉय, क्या बोले इन्होंने। अगला है राम मनोहर लोहिया के बारे में जानना है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया, सोशलिज्म। नेक्स्ट है जेपी, जयप्रकाश नारायण के बारे में जानना है। ठीक है, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन। फिर जानना है भीमराव अंबेडकर क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में। ये जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इन सबका राजनीति में क्या सोच है ये जानना है बेसिकली। ठीक है, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? नहीं देखिएगा, मैंने ऑन नहीं किया है कैमरा। क्या देख के कीजिएगा यार। चलिए, अगर बल्ब लगाएंगे उसके बाद अच्छा से व्यू आएगा हमारा। अभी व्यू अच्छा नहीं है। ठीक है, तो छत पे जाएंगे, गुड्डी उड़ाएंगे। गुड्डी भी लिया है मैंने। चलिए, तो देखिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या दूंगा इस नोट्स में। 25 रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, 10 हैं 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 10 गो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन 15 गो है। 15 मार्क्स का जो आता है ना एग्जाम में, उसके लिए 15 क्वेश्चन। इतना क्वेश्चन आप जाइए एग्जाम में, डेफिनेटली आपका अच्छा होगा एग्जाम। आपको मालूम है 75 नंबर में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स का, सॉरी 1 मार्क्स के 5 गो आते हैं क्वेश्चन। ठीक, 5 मार्क्स के 2 गो आते हैं क्वेश्चन, ये होता है ग्रुप ए जो कि 15 मार्क्स का हो गया। और 15 मार्क्स वाले टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 60 नंबर। तो ये 75 नंबर हो गया। 75 में आपको लाना होता है 30 नंबर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज यार मैं ना, देखिएगा फेस, क्या फेस देखिए, मतलब अभी नहाया धोया नहीं हूँ यार, स्टार जैसा दिखता हूँ। सर्दी हो गया है। चलिए दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, उसके बाद क्लास को शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैमरावा कहाँ गया जी? कैमरा, कैमरा मैन फोकस करो। चलिए, नहीं है, छोड़िए। ये भी बोल रहा है बाद में फेस दिखाइएगा, अभी तो अच्छा नहीं दिखते। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या था? तो स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुख्य आधार क्या था? What was the main basis of स्वामी विवेकानंद कल्चरलिज्म? तो कल्चरल, तो अरे भाई, कल्चरलिज्म के बारे में स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक आध्यात्मिकता पे विश्वास करते थे, स्पिरिचुअलिटी पे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म आप सबको मालूम है 12 जनवरी को होता है। कब? तो 12 जनवरी 1863 को होता है। इन्होंने 1893 में, 1800, सॉरी 63, 1863, 73, 83, हाँ, 1893 में शिकागो एक शहर है अमेरिका का, वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था। ठीक है, भाषण मेरे ऑल माय ब्रदर्स एंड डियर, ऑल माय ब्रदर डियर एंड सिस्टर्स, ठीक है, इसी तरह बोलते हैं, ऑल माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स।
ठीक है, वैसे से भाषण को शुरू करते हैं, जिसके कारण स्वामी विवेकानंद काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। और स्वामी विवेकानंद जो है इनके पूरा भारत घुमा था। स्वामी विवेकानंद पूरे भारत घूमे। 39 वर्ष की अवस्था में इनका जो है देहांत हो जाता है। ठीक है, कन्याकुमारी के तट पे आके बैठ गए। अब सोचने लगते हैं कि क्या करें भाई। ठीक है, इस देश में जहाँ पे इतना छुआछूत, जात धर्म पागल करके रख दिया है, कट्टरपंथी पूरा पागल टाइप से हो गए थे विवेकानंद जी। ठीक है, तो फिर सोचते सोचते कि नहीं, हम भारत को सुधारेंगे, और फिर उन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। ठीक, इन्होंने एक संस्था क्या बनाई, रामकृष्ण मिशन, नोट कर लीजिएगा। रामकृष्ण मिशन नाम की संस्था इन्होंने बनाई। क्योंकि मेरा भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था ग्रेजुएशन में, तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस को। ठीक है, बीए एमए मैंने बहुत डिटेल पढ़ा है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद की जो गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली माता के पुजारी थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ें भारतीय सांस्कृतिक, वेदांत और आध्यात्मिक एकता में देखते थे। उनके अनुसार भारत की पहचान उसकी धार्मिक सांस्कृतिक विरासत से निर्मित होती है। स्वामी विवेकानंद ने और एक बात कहा, क्या आप कहा, सुनिएगा। चलिए, अब आप लोग मुझे देख पा रहे हैं ना। हाँ, तो सर्दी लग गया है, रांची में बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। तो देख लिए स्वामी विवेकानंद का इतिहास। ठीक है, स्वामी विवेकानंद 39 वर्ष की अवस्था में क्या हो जाते हैं, निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। स्वामी विवेकानंद और एक चीज बोलते थे, वो बोलते थे कि भारत में किसी को भी देखिए तो सबसे पहले वो धर्म के नाम पे, ये सब के नाम पे लड़ जाता है। ठीक है, भूखा है फिर भी वो भगवान भगवान चिल्ला रहा है। उन्होंने क्या बोला कि भूखे पेट भजन नहीं होता है, भूखे पेट भजन भी नहीं होता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अपनी भौतिक दुखों को दूर करना चाहिए। फुटबॉल खेल के, इन्होंने ये वर्ड भी बोला है, कोट कर सकते हैं कि फुटबॉल खेल के पहले पैर मजबूत करो, शरीर मजबूत करो, उसके बाद गीता पढ़ना। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि पहले अपने शरीर पे ध्यान दो यार, बाद में भगवान भगवान चिल्लाना। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा। और एक चीज उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने, आप इसको लॉन्ग आंसर में लिखिएगा, कि पश्चिम सभ्यता वाले जो है, यानी कि विदेश लोग, ठीक है, विदेशी लोग जो है ना, भारत से धर्म सीखें। विदेशी लोग भारत से धर्म सीखें और हम लोग विदेशों से विज्ञान सीखें, तभी हमारा समाज पूरा विश्व एक साथ चल पाएगा। क्या बोला उन्होंने कि विदेशी लोग, जो विदेशी सभ्यता है, ठीक है, पश्चिमी देशों से हम लोग विज्ञान सीखें और पश्चिमी देश हमसे धर्म सीखे। ठीक है, तभी कॉम्बिनेशन हो पाएगा। किसी भी व्यक्ति को 50% से ज़्यादा धार्मिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप 50% से ज़्यादा धार्मिक हो जाते हैं तो फिर आप जो है कहाँ चले जाएंगे, पागल हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप भौतिक जीवन की बात करें तो भौतिक जीवन का पल्ला भारी हो तो चलेगा, 50% से ज़्यादा आप भौतिकवादी हो। ठीक है, और 50% से कम आप जो है धार्मिक हो। मतलब धार्मिकता 50% से कम होना चाहिए, भौतिक जीवन रियल लाइफ आपका ज़्यादा होना चाहिए 50% से। ठीक है, तभी आप लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे। जहां आपका धार्मिकता ऊपर हो गया, ठीक, और भौतिक जीवन कम हो गया, तो आप जो है पीछे रह जाएंगे लाइफ में। ठीक है, तो फिर आप मोह माया में फंस जाएंगे। तो यही स्वामी विवेकानंद का नीति है, दर्शन है, जो आपको लिखना है, एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वराज इज माय क्या है, बर्थ राइट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। इन्होंने कहा था कि भाई मेरा देश, तो हम क्यों नहीं अपने देश का मालिक बने। ठीक है, तो स्वराज जो है, यानी कि मेरा अपना राज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे छीन कर लिया जाएगा अगर नहीं मिलेगा तो। इससे भारत स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। ठीक है, तिलक के अनुसार, कौन तिलक, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक, तिलक के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है। स्वराज, सौ मतलब अपना, ठीक, राज मतलब शासन, यानी कि अपना शासन। ठीक है, स्वराज मतलब स्व शासन और जनसत्ता, यानी कि अपना शासन और जनता के लिए सत्ता। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि तिलक, बाल गंगाधर तिलक के लिए स्वराज का अर्थ ब्रिटिश शासन से मुक्ति ही नहीं बल्कि भारतीयों द्वारा स्वयं का शासन है। यानी कि हम अपना
राज्य कैसे चलाएगी ये हम खुद निर्धारित करेंगे। कौन होता है अंग्रेज बताने वाला कि तुम क्या करेगा, कैसे करेगा, कितना टैक्स देगा, ठीक है। तो ये सब के बारे में बाल गंगाधर तिलक बोलते थे। मैं फेस दिखाना बंद कर दूं? चलिए फेस दिखाना बंद कर देता हूँ, ठीक है। कहाँ गया ये, यहाँ पे ऑफ। चलिए अब मैं आपको आराम से पढ़ाऊंगा। फेस दिखा के अनुमान होता है कि भाई कौन व्यक्ति पढ़ा रहा है, कभी तो पता तो चले, क्योंकि मैं फेस बहुत कम दिखाता हूँ ना। अगला आता है सावरकर, बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। पूरा नाम क्या है? बी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। बी डी सावरकर की हिंदू, ये क्या है तो हिंदुत्व, ठीक है, हिंदुत्व। बी डी सावरकर हिंदू धर्म के बहुत बड़े पक्षकार थे। मैं किसी भी धर्म का सपोर्टर न हूँ, ना विरोधर हूँ, और मैं हर एक धर्म का सपोर्टर भी हूँ और विरोधर भी हूँ, ठीक है। इस नज़रिए से आप इस वर्ड को लिख सकते हैं किसी भी धर्म के जगह पे जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, कि प्रत्येक व्यक्ति को धर्म का सपोर्टर भी होना चाहिए और विरोधर भी होना चाहिए। मतलब आप हर एक उस धर्म का सपोर्ट करते हैं, मैं हर एक उस धर्म का सपोर्ट करता हूँ जो मानवता के लिए अच्छा हो, ठीक है, जिसकी बातें मानवता के लिए अच्छी हो। और हर एक धर्म में कुछ ना कुछ बुरी बातें भी होती हैं, मैं उसका विरोधक हूँ, समझे। इसीलिए हर एक धर्म में जो मनुष्य के लिए अच्छा गुण हो उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, और जो मनुष्य के लिए बुरे बातों को रखा गया है उसको मैं विरोध करता हूँ। जैसे हिंदू धर्म में विरोध क्या है, तो विरोध है सती प्रथा, मैं उसका विरोध करता हूँ। अच्छा क्या है कि हिंदू धर्म में भाईचारा, बंधुत्व के लोग को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, तो इसका मैं सपोर्टर हूँ। इस्लाम धर्म में बुर्खा प्रणाली, ठीक है, ये जो है इसका मैं विरोध करता हूँ। बुर्खा प्रणाली और स्त्री शिक्षा नहीं होना चाहिए, ये सब जो है इसका मैं विरोध करता हूँ, ठीक है। और अच्छी धर्म क्या है, तो इस्लाम धर्म में अच्छी बात यह है कि वो लोग जो इस्लाम बोलते हैं कि हमें शराब नहीं पीना चाहिए, और बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इसको मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ पूरा, ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यह है कि हर एक व्यक्ति को धर्म का सपोर्टर भी होना चाहिए और विरोधार भी होना चाहिए, ठीक है। देखना है कि नजरिया कौन सी अच्छी बात है उसका सपोर्ट करें, अगर गलत बात है तो उसका विरोध करें, ठीक है। ओपन माइंडेड बनिए। तो बी डी सावरकर की हिंदुत्व अवधारणा का मुख्य तत्व क्या था? सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान, भारत को संस्कृति और राष्ट्र की पहचान मिले, ये बी डी सावरकर का कहना था, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। तो सावरकर ने हिंदुत्व को एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय एकता का विचार बताया जिसमें धर्म केवल एक भाग नहीं है, ठीक है, धर्म केवल एक भाग है। चलिए तो आप लोग का क्लास लेने के बाद मैं जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा मेडिसिन लूंगा। अगला है हिंदू राष्ट्र शब्द का प्रमुख क्या है? तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है, मतलब ये जो शब्द है प्रमुख रूप से प्रयोग किया किसने? सावरकर ने, जो कि पॉसिबल नहीं है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और मैं इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान अवसर दिया जाएगा, ठीक है, ना किसी धर्म का सपोर्ट किया जाएगा, ना किसी धर्म का विरोध किया जाएगा, ठीक है। इसलिए भारत में हर एक धर्म का व्यक्ति आराम से रह सकता है, ठीक है। चलिए बहुत से लोग क्या बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू को बहुत बुरा भला कहते हैं। तो देखिए आप उनकी अच्छाइयों को लीजिए, बुराइयों को मत लीजिए। तो प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। बी डी सावरकर में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी बुराइयाँ हैं। आप में भी बहुत सारी अच्छाइयाँ होंगी, बहुत सारी बुराइयाँ होंगी, ठीक है। तो आपको ये लेना है कि आप अच्छाइयों को ग्रहण कीजिए, बुराइयों को मत ग्रहण कीजिए, ठीक है। गांधी के सत्याग्रह का मूल आधार क्या है? तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह का मूल आधार था सत्य और अहिंसा, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी के अनुसार राज्य का आदर्श रूप क्या है? तो महात्मा गांधी के अनुसार राज्य का आदर्श है ग्राम स्वराज, यानी कि गांव में भी अपना राज चले, ठीक है। अहिंसा का गांधी के लिए क्या अर्थ था? तो महात्मा गांधी शुरू से ही अहिंसा परमो धर्म बोलते थे कि मन, वचन और क्रम से हिंसा का पूर्ण त्याग करो, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर हिंसा, मान लीजिए हिंसा हमें तब करना चाहिए जब अति हो जाए, ठीक है। मैं इस बात का विरोधर भी हूँ, मैं महात्मा गांधी का सपोर्टर भी हूँ, विरोधर भी हूँ। विरोधर कहाँ कि हिंसा का त्याग करो, अरे भाई हिंसा तब जरूरी हो जाता है जब व्यक्ति अति कर दे। महाभारत का क्यों युद्ध हुआ? ठीक है, क्योंकि वहां पे अति हो गया था, पांडवों को जीना मुश्किल कर दिया था उन लोगों ने। तो जब हिंसा, मतलब पानी सर से बाहर चला जाए तो हिंसा भी जरूरी है, ठीक है।
आपको बनना चाहिए कृष्ण की तरह, ठीक है, और राम की तरह कि जब जरूरत पड़े तो राम बनेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, और जब जरूरत पड़े तो हाथ तोड़ भी देंगे, कृष्ण बनेंगे। ठीक है, तो राम और कृष्ण का सम्मिश्रण गुण आप में होना चाहिए। ठीक है, जरूरत पड़े तो राम बनो हाथ जोड़ के, और जब जरूरत पड़े तो हाथ तोड़ दो और कृष्ण बन जाओ। ठीक है, तो समय के अनुसार हमें बदलना चाहिए, ढलना चाहिए। अगला है एम एन रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? तो डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय, इन्हें जो है रेडिकल ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये क्या होता है? तो नव मानववाद के जनक कहा जाता है, नव मानववाद। ठीक है, लिख लीजिएगा, नव मानववाद का जनक कहा जाता है डॉक्टर मानवेंद्र नाथ रॉय को, एम एन रॉय को। ठीक है, चार्ज तो मेरा घट रहा है यार, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दूंगा। अगला है रेडिकल ह्यूमनिज्म किस पर आधारित है? ठीक है, तो यह जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क पर आधारित है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आता है राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है समाजवाद के समर्थक थे। समाजवाद ये बोलता है कि पूरे देश में एक ही स्कूल चलेगा, एक ही कानून चलेगा। ठीक है, मैं समाजवाद का भी कुछ कुछ हद तक मानता हूँ, बातें अच्छी अच्छी है। ठीक है, पूंजीवाद ये बोलता है कि देश में सरकार नहीं बल्कि पूंजीपतियों का राज चलेगा। ठीक है, समाजवाद क्या बोलता है कि हर जगह सरकार का राज चलेगा। तो हमारे भारत में किसका राज है? हमारे भारत में मिश्रित इकोनॉमी है, ना तो समाजवादी हम लोग का है अर्थव्यवस्था, ना ही पूंजीवादी है, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि यहाँ पे सरकार और जो है प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का काम चलता है। ठीक है, समाजवाद मतलब जहाँ पे पूरा पूरा केवल गवर्नमेंट का ही सब कुछ हो। पूंजीवाद मतलब जहाँ पे सब कुछ प्राइवेट हो, जैसे अमेरिका पूंजीवाद पे आधारित है। ठीक है, वहाँ पे जो है पूंजीवाद चलता है अमेरिका पे, और भारत पे क्या चलता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, लोहिया का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो राम मनोहर लोहिया जो है चौरंगी नीति अपनाते थे, 4 पिलर स्टेट। ये 4 पिलर स्टेट क्या है? मैं चाहूँ तो 2 घंटा का क्लास ले सकता हूँ, लेकिन आप लोग ही बोर हो जाएंगे। आप लोग बोर नहीं होंगे तो मैं पढ़ा सकता हूँ। चलिए मैं लैपटॉप का चार्ज में लगा देता हूँ, आप लोग का क्लास कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, पढ़िए तब तक से, मैं चार्ज में लगाता हूँ थोड़ा सा लैपटॉप को, चार्ज यार, बस बैटरी धोखा ना दे, नहीं तो ना बोया माइक बैटरी धोखा दे देगा। मुझे मालूम नहीं आवाज आ भी रहा है या नहीं, क्योंकि हो सकता है किसी भी टाइम में मेरा बैटरी धोखा दे देगा, मुझे पता भी नहीं चलेगा। गिरना नहीं बॉस। चलिए जितना पॉसिबल होगा मैं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कहाँ पे थे? हाँ, चौरंगी नीति। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बोला कि पूरे के पूरे भारत पे जो है ना 4 खंभों ने संभाल के रखा है। कौन कौन है? तो देखिए लोहिया ने राज्य की शक्ति को ग्राम, जिला, प्रांत और केंद्र, ये 4 खंभा का है। ठीक है, इन 4 स्तंभों में बांटने की बात की कि पूरा का पूरा जो हमारा भारत है ये 4 खंभों पे है। एक खंभा है, मतलब ये जो घर बनता है ना 4 गो पिलर पे, ठीक है, 2 आगे 2 पीछे, तो इसमें एगो गांव है, एगो जिला है, एगो प्रांत, प्रांत मतलब राज्य, और केंद्र यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जेपी नारायण का प्रमुख आंदोलन कौन सा था? तो जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन दिया संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, झारखंड में जयप्रकाश नारायण सेंट्रल जेल है हजारीबाग में, तो इन्होंने कहा कि पूरे सब कुछ बदलाव होना चाहिए, टोटल रिवॉल्यूशन होना चाहिए। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन हो, हर जगह सब कुछ बदला जाए। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर चीज परिवर्तित नहीं हो सकता। जो अच्छा है उसको हम क्यों परिवर्तित करें? ठीक है, टोटल रिवॉल्यूशन में कितने आयाम शामिल हैं? तो देखिए 7 आयामों पे बात की गई थी कि जो पूरा परिवर्तन किया जाए 7 क्षेत्रों में। किसमें किसमें? तो सामाजिक परिवर्तन हो, राजनीतिक परिवर्तन हो, आर्थिक परिवर्तन हो, सांस्कृतिक परिवर्तन हो, शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, नैतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन हो। कुल 7 क्षेत्रों में परिवर्तन की बात कही थी राम मनोहर लोहिया ने। ठीक है, अगला आता है अंबेडकर किसके प्रबल समर्थक थे? तो भीमराव अंबेडकर जो है समानता और सामाजिक न्याय के समर्थक थे।
ठीक है। वो कहते थे कि यार हिंदू मतलब सॉरी, जात पात धर्म ये सब क्या है, क्या लगा रखा है तुम लोग ठीक है? हम बड़े जात के हैं, तुम छोटे जात के हैं, ये सब बंद करो। ठीक है, कौन बोलते थे? भीमराव अम्बेडकर। मुझे भी लगता है कि सही है यार। हाँ, अपने ही कास्ट में शादी करना जरूरी है, वह घंटा जरूरी है यार आदमी अच्छा होना चाहिए बस। ठीक है, बाद बाकी वो सब जात कास्ट ये सब से कोई लेना देना हमें नहीं होना चाहिए। ठीक। अंबेडकर ने आजीवन दलित समाज, आपको मालूम है भीमराव अंबेडकर एक एससी से आते थे, जिसको घासी या तुरी बोलते हैं आप लोग, ठीक है, या मृधा बोलते हैं। तो वो दलित परिवार से थे, जिनको कारण इनको बचपन से बहुत ज्यादा छुआछूत का सामना करना पड़ा। ठीक। दलितों, स्त्रियों और वंचितों के अधिकार के लिए लड़ाई की बात की है। ठीक है। अंबेडकर की राजनीतिक सोच का मूल क्या था? तो भीमराव अंबेडकर की राजनीतिक सोच संवैधानिक लोकतंत्र की दृष्टिकोण से वे सोचते थे। ठीक है, वे कानून आधारित लोकतंत्र और नैतिक राज्यों के पक्षधर थे। अगला आ जाता है, गांधी राज्य को किस रूप में देखना चाहते थे? तो महात्मा गांधी जो है हिंसा का प्रतीक, ठीक है, हिंसा का प्रतीक। गांधी राज्य को किस रूप में देखना चाहते थे? हिंसा का प्रतीक नहीं यार, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, अहिंसा होगा। ठीक है, अहिंसा कर लीजिएगा और जोड़ दीजिएगा। गांधी राज्य को बल प्रयोग की संस्था मानते थे, इसलिए न्यूनतम राज्य चाहते थे कि कम से कम राज्य हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मतलब महात्मा गांधी हिंसा का प्रतीक मानते थे राज्य को। ठीक है, मतलब राज्य जो है लड़ता है आपस में, और महात्मा गांधी क्या चाहते थे? अहिंसा चाहते थे। ठीक है, अगला आ जाता है, क्वेश्चन कहाँ गया है इसका? 18 नंबर, ये 18 नंबर इंग्लिश में ही है केवल लगता है। अच्छा, यहाँ पे नीचे में, राष्ट्र निर्माण के लिए विवेकानंद ने किस मूल्य पर जोर दिया? विवेकानंद एम्फेसाइज विच वैल्यू फॉर नेशनल बिल्डिंग? तो देखिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वामी विवेकानंद ने सबसे ज्यादा बोला है कि भाई पहले तुम तो शिक्षित हो लो, ठीक है, उसके बाद कुछ करना। शिक्षा दे देगा व्यक्ति को तो वो ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेगा। तो एजुकेटेड करो, दूसरा चरित्र का निर्माण करो, कैरेक्टर बिल्ड करो। ठीक है, आपके कैरेक्टर में कोई खोट नहीं होना चाहिए। मतलब पता चला कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, ठीक है, तो फिर क्या फायदा हो इससे पढ़े लिखे का? जो पढ़ लिख लीजिएगा और 1000 को कांड कीजिएगा। ठीक है, चाहे आपने किसी का कुछ कर दिया, समझ रहे हैं ना मैं बात कर रहा हूँ क्या? चलिए, तो उस तरह से अगर आप 2-3 अफेयर्स करते हैं या फिर करप्शन करते हैं, ठीक है, तो ये सब के जगह पे आप चरित्र का निर्माण कीजिए और अच्छा एजुकेशन लीजिए, इसी से हमारा राष्ट्र बदलेगा। ठीक है, जो कि काफी हद तक सही बात भी है। उनका मानना था कि शिक्षा ही मनुष्य को सशक्ति और राष्ट्र को उन्नति देता है। तिलक, बाल गंगाधर तिलक किस प्रकार के राष्ट्रवादी माने जाते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जो है उग्र राष्ट्रवादी माने जाते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट माने जाते हैं। अगला जाता है सावरकर। बीटी सावरकर के अनुसार हिंदुत्व आधारित है। बीटी सावरकर के अनुसार, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार हिंदुत्व किस पे आधारित है? साझा संस्कृति, इतिहास और राष्ट्र भाव पर आधारित है। 21 नंबर, गांधी अहिंसा कैसी थी? गांधी की अहिंसा कैसी थी? तो सक्रिय नैतिक शक्ति। चलिए, अगला आ जाता है एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। ठीक है, प्रारंभ में किस आंदोलन से जुड़े थे? तो कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े थे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी से बाद में टूट के ये सीपीआई बना है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, इस वर्ड को मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, झारखंड में बहुत ज्यादा है। ठीक, तो यही पार्टी से ये बना है, और ये कुछ गलत बात नहीं है, ये अपने हक के लिए हक मांगते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये हमारे देश के जो आंदोलनकारी हैं, इसी का नाम गलत नाम दे दिया गया है आंदोलनकारियों को। ठीक है, और झारखंड के व्यक्ति को जब हक नहीं मिलता है तो अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो इनको बोल देता है कि नहीं तुम तो ये है भाई। ठीक, ऐसी बात है, तो मैं भी वो हूँ, आप जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मैं अपने हक की लड़ाई के लिए जब आप लोग ईमानदारी से नहीं दीजिएगा तो फिर यही बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? लोहिया समानता के लिए किस सिद्धांत पर जोर देते थे? तो राम मनोहर लोहिया जो है समानता के लिए पंच मार्ग का सिद्धांत मानते थे।
फाइव फोल्ड पाथ। ये फाइव फोल्ड पाथ क्या है आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। राम मनोहर लोहिया के पंचपाथ सिद्धांत। जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक व्यवस्था का समर्थक थे? तो वो जो है निष्पक्ष, ठीक है, पार्टी रहित लोकतंत्र, यानी कि जिसमें कोई भी पार्टी नहीं हो, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है अंतिम 1 मार्क्स का। अंबेडकर की जाति व्यवस्था पर मुख्य रचना कौन सी है? तो देखिए उन्होंने एक किताब लिखा है, ठीक है, एक मिनट, देखिए इन्होंने एक बुक लिखा था इनहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका मतलब होता है, इनहिलेशन मतलब होता है उन्मूलन, ठीक है, समाप्त करना, ठीक। तो देखिए जाति का जो है जाति व्यवस्था को खत्म कर देना चाहिए, ठीक। कहां से उन्मूलन हुआ, कैसे हुआ? जाति उन्मूलन पर सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है जो कि भीमराव अंबेडकर की है, और इसको भीमराव अंबेडकर हमेशा जाति व्यवस्था का पक्षधर नहीं रहे, वो उनका हमेशा से विरोधी रहे, ठीक है। और मैं भी विरोधी हूँ जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था को हटाओ यार, ठीक है। हाँ नहीं तो जात देखोगे पात देखोगे। चलिए अब यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा। क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की मुख्य विशेषता क्या थी? आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ ज्ञान सागर ऐप पे मैं दे दूंगा। ऐप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा। सर्च कीजिएगा, ये लोगो आएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद मोबाइल नंबर और नाम देके OTP आएगा, लॉगिन कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा ऑल कोर्स में आएंगे आप, ठीक है। और यहाँ से आपको SKMU दुमका का पास लेना है 60 रुपया में। यहाँ पे क्या क्या मिलेगा इस पास में? इस पास में आपको मिलेगा क्या क्या मिलेगा? तो सेमेस्टर 3 के सभी पेपर का नोट्स मिलेगा, जितना भी पेपर है, मेजर पेपर 4, 5, 6, मतलब मेजर पेपर 4, 5, ठीक, 4, 5, और क्या मिलेगा? माइनर पेपर का मिलेगा, और क्या मिलेगा? MDC पेपर का मिलेगा, और बताइए भैया सेक पेपर का मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, AC पेपर का, हाँ उसका भी ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, और बताइए सेमेस्टर 4 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा, हाँ 5, 6, 7, 8, पूरा ग्रेजुएशन फ्री हो जाएगा। सिर्फ एक बार पेमेंट कीजिए 60 रुपया और कंप्लीट ग्रेजुएशन ये आपका ऐप फ्री हो जाएगा, ठीक है। मतलब 60% में 4 साल तक पढ़ेंगे, हाँ भाई 4 साल तक पढ़ेगा, ठीक है। तो सबका नोट 4 साल तक दिया जाएगा आपको, बस एक बार पेमेंट कीजिए। अभी नहीं कीजिएगा, बाद में कीजिएगा, सेमेस्टर 4 में या 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, कभी न कभी तो कीजिएगा ना यार। तो उससे अच्छा है कि अभी ये कर लीजिए। एक जगह पे मिल रहा है सब कुछ 60 रुपया में। आपके यूनिवर्सिटी को लेकर कोई अभी तक ऐसा ऐप लॉन्च नहीं किया है कि इतना सस्ता में आपको 4 साल तक पढ़ाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि ज़्यादा है तो फिर आप समझ लीजिए यार, आप देख लीजिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो वैसे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक की स्वराज अवधारणा की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का है। सावरकर के हिंदुत्व का जो मूल तत्व है ये क्या है? ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के तत्वों को स्पष्ट कीजिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, गांधी के राज्य के प्रति दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। महात्मा गांधी का जो है राज्य के प्रति क्या दृष्टिकोण था ये पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, तो MN रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए, ठीक है। एक भी क्वेश्चन शायद मुझे नहीं लगता है कि छूटेगा, क्योंकि यहाँ पे इतना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा कि सब पकड़ ही लीजिएगा आप लोग। हेलमेट गिर जाएगा यार। राम मनोहर लोहिया की समाजवाद की विशेषताएं क्या हैं ये बताइए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है JP जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति क्या थी, इसके बारे में बताना है और सातों को बताना है। एकदम मस्त नोट्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जब मैं डिजिटल बोर्ड लगाऊंगा उस टाइम पे ना लंबा लंबा क्लास चलेगा, हाँ 1.5 घंटा 2 घंटा का क्लास। अंबेडकर के राजनीतिक विचारों की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं, तो अगला जाता है स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है, ठीक है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, इस तरह से आपको बताना है। अब यहाँ पे हमारा जो है ये आपका कितना लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बाल गंगाधर तिलक की स्वराज अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण करें, ठीक। ये सब आपका यहाँ पे 400 शब्द में आंसर किया गया है। आपको एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए कम से कम 2 खड़ा पन्ना, ठीक है। 2 खड़ा पन्ना मतलब
500 शब्दों में आंसर करना है। 2 खड़ा पन्ना मतलब 4 पेज, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, इधर भी और इधर भी, तो 2 खड़ा पन्ना में कितना हो जाएगा, 4 पेज। ठीक है, लगभग 500 शब्दों में आंसर करना है। बीडी सावरकर के हिंदुत्व सिद्धांत का विश्लेषण करना है विस्तार से। ठीक, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, महात्मा गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। महात्मा गांधी सत्याग्रह के सिद्धांत पे कौन कौन सी बातें बोले हैं, ये यहाँ पे जानना है। ठीक, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी की अहिंसा की अवधारणा का विस्तृत परीक्षण करें। महात्मा गांधी अहिंसा की जो अवधारणा दी है, इसके बारे में डिटेल में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे पूछा गया है, गांधी के राज्य संबंधी विचारों का विस्तृत विश्लेषण कीजिए। महात्मा गांधी राज्य संबंधी जो विचार थे, इसके बारे में डिटेल में पूछा गया है। ठीक, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एम.एन. रॉय, मानवेंद्रनाथ रॉय के रेडिकल ह्यूमनिज्म के विस्तृत विश्लेषण करें। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मतलब छूट भी सकता है, लेकिन 4-6 क्वेश्चन आता है ना 15 मार्क्स का, उसमें से 4 आप आराम से बना लीजिएगा। 4 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मैच कर ही जाएगा यार, इतना प्रैक्टिस दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस को मैंने डिटेल से खंगाल दिया है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया के समाजवाद की मुख्य विशेषताओं का विस्तृत विश्लेषण करें। आगे देख लेते हैं। मुझे मालूम नहीं साउंड आ रहा है या नहीं, तो बाद में पता चलेगा। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति का विश्लेषण कीजिए। मैं हटा देता हूँ, माइक हटाने से एकदम साउंड खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक विचारों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो माइक मेरा आज बैटरी चेंज कर लेंगे माइक का, याद रहेगा तब तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक से विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाता है हमारा यहाँ पे नेक्स्ट, कि भारतीय संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान क्या है। तो आपको मालूम है भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया है, ड्राफ्ट, यानी कि ड्राफ्ट मतलब छापने का काम किया है संविधान को। ठीक है, हिंदू कोड बिल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका क्या थी, ये बताइए। ठीक है, और लास्ट में भीमराव अंबेडकर जो है हिंदू धर्म को छोड़ के बौद्ध धर्म अपनाते हैं। वो थक गए हिंदुओं को समझा समझा के, भाई नहीं समझ रहा है, चलो जब वो होता है ना कि जब लोग ना समझे ना तो आप खुद समझ जाइए, तो वो बौद्ध धर्म को अपना लिए। ठीक है, लास्ट में भीमराव अंबेडकर हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। ठीक है, भारतीय सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था के संदर्भ में अंबेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए। मैं किस धर्म का हूं, तो मैं भारत का नागरिक हूं। ठीक है, धर्म के मामले में मैं थोड़ा सा क्या बोलूंगा, मैं ग्लोबल धर्म का हूं, सभी धर्मों को मानता हूं यार। अगला है, भारतीय लोकतंत्र और आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय राजनीतिक चिंतकों के सामूहिक योगदान का विश्लेषण कीजिए। कंप्लीट हो गया ये, और सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं वीडियो का ऐप पे ऑलरेडी नोट दे दिया हूँ। MJ5 का भी आज ही करवा दूंगा शाम तक, हो सकता है आप वीडियो बाद में देखें तो देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट भी बना दिया हूँ ऐप पे, यूट्यूब पे। ठीक है, और ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके दोस्तों, जोहार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।